नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत वर्मा और स्वागत है आप सभी का ब्रेन प्रसव एकेडमी में। आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियो टेक इंजीनियरिंग के बारे में आज हम यहां पर सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इस सब्जेक्ट में आगे जाते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं बोलूं तो जब सब्जेक्ट की बात करी, तुमने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग उठा लो, तुम कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, एनवायरमेंट उठा लो, ट्रांसपोर्टेशन उठा लो, सर्वे उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं पहले ये जान लो। एक बार तुमको ये पता चल गया कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तुम्हारे लिए उसको वहां पर याद करना आसान हो जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। तो जब तक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करोगे, देखोगे नहीं कि हाँ ये चीज यहां पर हो रही है, ये चीज यहां पर हो रही है, तब तक वहां पर पढ़ना उसको रटने जैसा होगा। और अगर एक बार कहानी तुमको बहुत जल्दी याद हो जाती है, एक बार कहानी के तरीके से पढ़ा तो वहां पर तुम्हें इतना ज्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं होता है इवन टेक्निकल चीज को पढ़ने में भी। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं जियोटेक इंजीनियरिंग, और जियोटेक इंजीनियरिंग के बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार इसकी कहानी क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं जियोटेक इंजीनियरिंग की बात करूं तो जियोटेक इंजीनियरिंग केवल ये वर्ड नहीं सुनते आप, इसके लिए आप कई वर्ड और भी सुनते हो। आपके दिमाग में एक वर्ड आ जाता है, दैट इज योर सॉइल मैकेनिक्स। एक वर्ड आ जाता है आपके पास में, क्या? दैट इज योर सॉइल मैकेनिक्स। एक वर्ड आ जाता है आपके पास में, दैट इज योर सॉइल इंजीनियरिंग। आप अलग अलग नामों से इसको जानते हो, आप बोल देते हो जियोटेक इंजीनियरिंग, आप बोल देते हो सॉइल मैकेनिक्स, आप बोल देते हो यहां पर सॉइल इंजीनियरिंग। तो इनके बीच में भी क्या कुछ डिफरेंस होता है? तो हां, इनके बीच में भी बिल्कुल डिफरेंस होता है। अगर तुम बात करो सबसे पहला टर्म सॉइल मैकेनिक्स की, तो ये बात करता है मैकेनिक्स के लॉ की। मैकेनिक्स में जो आप लॉ पढ़ते हो, हाइड्रोलिक्स में जो लॉ पढ़ते हो, उनके एप्लीकेशन को तुम स्टडी कर लेते हो। किसमें? उनके एप्लीकेशन को तुम स्टडी कर लेते हो आपके पास में सॉइल मैकेनिक्स में। मतलब मैं बोल सकता हूं इसको कि दिस वन इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के लॉ का एप्लीकेशन, लॉ का प्रिंसिपल, एप्लीकेशन कुछ भी बोल दो, कि आपके पास में उसके एप्लीकेशन को स्टडी करते हो तुम। किसमें? सॉइल मैकेनिक्स में। सॉइल इंजीनियरिंग में क्या करते हो? सॉइल इंजीनियरिंग में इसी ये प्रिंसिपल, ये लॉ जो तुम पढ़ के आए, इनको तुमने रिलेट कर दिया किसके साथ में? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ में। किसके साथ में? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ में रिलेट कर दिया। किसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? तुम्हारी? मेरी? अरे नहीं भाई, नाम है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो, जियो मतलब आपके पास में अर्थ, अर्थ की बात चल रही है यहां पर। तो जब तुम यहां पर सॉइल से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनके साथ रिलेट करते हो इन एप्लीकेशंस को, तो उसको वहां पर बोल देते हो क्या? दैट इज योर सॉइल इंजीनियरिंग। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया। सॉइल मैकेनिक्स एक मैकेनिक्स की ब्रांच है, इसको तुम रिलेट करते हो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ में, क्या हो गया? सॉइल इंजीनियरिंग। तो बोले सर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग क्या? जियोटेक इंजीनियरिंग एक ब्रॉडर टर्म होता है, इसमें तुम्हारे पास में ये सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल इंजीनियरिंग, रॉक मैकेनिक्स, जियोलॉजी, सब कुछ यहां पर इंक्लूड होता है। जियोटेक इंजीनियरिंग में सारी की सारी चीजें यहां पर आती हैं। सो दिस वन इज व्हाट? सॉइल मैकेनिक्स, दिस वन इज व्हाट? सॉइल इंजीनियरिंग। सबका कॉम्बिनेशन कौन सा? जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग यहां पर आता है। और जब भी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का नाम यहां पर आएगा तो सभी के सभी एक व्यक्ति के वहां पर पांव छूके जाते हैं, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर कार्ल तरज़ाकी। डॉक्टर कार्ल तरज़ाकी ये हैं आपके पास में फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। अब आप तो सोच रहे होंगे कि ये ना होते तो अच्छी बात है, सॉइल ना होता, बट बात ये है कि अगर ये ना होता तो कुछ और होता, तो उससे अच्छा है इसी को पढ़ लो, इतना ज्यादा टफ तो है नहीं। तो आपके पास में डॉक्टर कार्ल तरज़ाकी जो हैं, ये 1925 में इन्होंने नाम दिया था इसको, क्या? सॉइल मैकेनिक्स का नाम दिया था, और इनको बोला जाता है क्या? फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स। तो ये तो था कि आपके पास में इस टर्म का मतलब क्या है, कि जियोटेक इंजीनियरिंग का आपके पास में मतलब क्या है, क्या क्या चीजें वहां पर इंक्लूड होती हैं। तो जनरली ये तो नहीं पूछा जाता, ये तो कभी नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ आपके पास में डॉक्टर कार्ल तरज़ाकी का नाम कभी कभी जूनियर इंजीनियर वगैरह के एग्जाम में उसको उठा के देना होगा, तुरंत दे देगा कि कौन है कार्ल तरज़ाकी, कौन थे। तरज़ाकी जी का नाम ऐसा नहीं कि तुम्हें याद करना पड़ेगा, अभी आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे पास इतनी बार इनका नाम सुनोगे, जहां जहां पर कुछ नया मिलेगा वहां पर तरज़ाकी जी कूद के आ जाएंगे, तो तुम्हें वहां पर अपने आप इनका नाम याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि टर्म का मतलब कि जियोटेक इंजीनियरिंग है क्या। अब देख लेते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है।
कहानी की बात करें अगर, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की अगर कहानी की बात करें, तो कहानी से मेरे कहने का मतलब क्या है, स्कूल जाते हो तुम, क्यों जाते हो, पढ़ने जा रहे हो। तुम्हारे पास किराने की दुकान जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किराने का सामान लेने जा रहे हो। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ने की जब बात आई, तो पहले ये तो पता कर लो कि जियो टेक इंजीनियरिंग में पढ़ते क्यों। एक बार तुम्हें पता चल गया जियोटेक इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ते हैं, तुम अपने आप पूरे के पूरे सिलेबस को वहां से निकाल कर लेके आ जाओगे। ठीक है, तो अब यहां पर स्टार्ट करते हैं कि आपके पास में ये कहां से कहानी स्टार्ट हुई। और कहानी स्टार्ट हुई तो देखो, आप बिल्कुल नॉर्मल सी बात करते हैं कि आपके पास मान लिया कि बोल देते हैं कि ये मान लो कि कोई भी आपके पास में एक साइट मिलती है, कोई भी एक साइट मिलती है तुमको बिल्डिंग बनाने के लिए, और तुम बिल्डिंग बनाना वहां पर स्टार्ट करते हो। तो जब बिल्डिंग को तुमने बनाया होगा, तो तुमने सीधी सी बात है कुछ ना कुछ वहां पर बिल्डिंग को बनाने के लिए तुमने वहां पर क्या दिया होगा, फाउंडेशन वहां पर दिया होगा। और इस फाउंडेशन के ऊपर तुम्हारे पास में ये तुमने यहां पर जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो भी तुम्हें जो भी जितने सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी जितना भी तुम्हें यहां पर इसको खड़ा करना रहा होगा, तुमने उस बिल्डिंग को वहां पर चालू किया होगा, उसका कंस्ट्रक्शन किया होगा। तो तुमने बिल्डिंग को बनाना था, ये ग्राउंड लेवल था, और ग्राउंड लेवल में आपके पास में नीचे तुमने फाउंडेशन दिया। तो जब तुमने यहां पर फाउंडेशन दिया, तो तुम्हारे पास में टॉपिक, मैं यहां पर सिलेबस निकालने की बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल चीज से तुम्हारा सिलेबस निकालने की बात कर रहा हूं कि ये रिलेट कैसे करेगा, उसको ध्यान से सुनना। कि आपने यहां पर बिल्डिंग को बनाया, और बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले फाउंडेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम्हारे पास में सिलेबस में 2 पॉइंट वहां पर ऐड हो गए, सिलेबस में 2 पॉइंट ऐड हो गए। एक आ गया तुम्हारे पास में फाउंडेशन का टाइप, दैट इज योर डीप फाउंडेशन, और एक आ गया तुम्हारे पास में फाउंडेशन का टाइप दैट इज योर शैलो फाउंडेशन। 2 फाउंडेशन के टाइप आ गए आपके पास में। तो सिलेबस में 2 चीजें आ गई आपके पास, डीप एंड शैलो फाउंडेशन। ठीक है, अब ये तो फाउंडेशन तुमने दे दिया, फाउंडेशन तो तुमने दे दिया, ऊपर बना दी थी तुमने बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का कहीं ना कहीं इस फाउंडेशन के ऊपर लोड आ रहा होगा, और लोड आ रहा होगा तो कहने का मतलब कि ये फाउंडेशन भी इस लोड को आपके पास यहां पर जो भी सॉइल मास है उसको वहां पर ट्रांसफर कर रहा होगा। और अगर वहां पर तुमने सॉइल की स्ट्रेंथ से ज्यादा लोड अगर वहां पर ट्रांसफर करवा दिया, तो कहीं ना कहीं सॉइल फेल कर जाएगा। बात समझे कि तुमने फाउंडेशन तो दे दिया, बट फाउंडेशन का भी आपको यहां पर कैपेसिटी चेक करना पड़ेगा, सॉइल जो यहां पर है उसका भी स्ट्रेंथ चेक करना पड़ेगा। तो एक और नया टॉपिक तुम्हारे पास में यहां पर इंटर करता है, जिसको तुम यहां पर बोलते हो दैट इज योर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। क्या पढ़ते हो, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तुमने यहां पर टॉपिक का नाम दे दिया दैट इज योर शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तुमको उसका पता करना पड़ेगा कि आखिरकार इस शियर, इस सॉइल का स्ट्रेंथ अगर 100 किलो वजन सहने की है, किसी सॉइल का यहां पर कोई सॉइल है और उसका वहां पर जो स्ट्रेंथ है वो 100 किलो वजन को वहां पर वो सह सकती है, तो अगर तुम्हें पता करना पड़ेगा कि ये जो इसका शियर स्ट्रेंथ है वो 100 किलो है कि 120 किलो है, तुम्हें पता करना पड़ेगा, तभी तो तुम अप्लाई करोगे। वहां पे इंतजार तो करोगे नहीं कि काम करो बिल्डिंग बनाना चालू कर दो, और बिल्डिंग बनाना चालू कर दो, जब फेल करेगा तब देखा जाएगा, वहीं पे नाप के लिख देंगे भाई इतना यहां पर इसका फेलियर यहां पर लोड था। ऐसा तो करते नहीं हो, तो तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आ गया शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। अब बताओ, तुमने बोला कि बिल्डिंग सर फेल करी, और बिल्डिंग फेल की है तो कहीं ना कहीं तुम बोलते हो बिल्डिंग धस गई होगी। धसने का मतलब कहीं ना कहीं सेटलमेंट हुआ होगा, और जब सेटलमेंट हुआ होगा तो सिलेबस में 2 नई चीजें और यहां पर आती हैं, जिसको तुम बोलते हो दैट इज योर कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन टॉपिक में 2 चीजें और इंटर कर गई यहां पर, दैट इज योर कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। इसके अलावा और आगे चलो, ऊपर से तुमने बोला था लोड आ रहा होगा, और जब ऊपर से लोड आ रहा होगा तो टॉपिक आ जाता है आपके पास में दैट इज योर वर्टिकल स्ट्रेसेस इन द सॉइल। वर्टिकल स्ट्रेसेस इन द सॉइल तुम्हारे पास में एक टॉपिक ही आ गया। और आगे चलो, तुमने बोला कि तुमने शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल का यहां पर पता लगाया। किसका पता लगाया, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल का पता लगाया। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल कुछ वहां पर सॉइल के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, सॉइल के बिहेवियर के ऊपर भी उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। सॉइल के बिहेवियर की बात करोगे तो सॉइल का बिहेवियर यहां पर जो भी आपके पास में सॉइल है, इसका बिहेवियर किस चीज पर डिपेंड करेगा, कि जो भी चीज इसके साथ में यहां पर मौजूद होगी। तो वहां पर सॉइल के साथ कौन मौजूद है, मैं, आप नहीं, वहां पर सॉइल के पास में मौजूद होता है पानी। और पानी जब ये सॉइल के बीच में से फ्लो होकर निकलता है तो इसके यहां पर अलग अलग प्रॉपर्टी पे अपना इंफ्लुएंस डालता है। तो जब वाटर की बात करते हो
जब तुम यहां पर वाटर की बात करते हो तो तीन नए टॉपिक तुम्हारे पास यहां पर ऐड होते हैं। एक आ जाता है तुम्हारे पास में दैट इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस, एक आ जाता है तुम्हारे पास में दैट इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस, एक आ जाता है तुम्हारे पास में दैट इज योर परमिएबिलिटी, और एक आ जाता है तुम्हारे पास में दैट इज योर सीपेज थ्रू सॉइल, या तुम नॉर्मली उसको बोल देते हो दैट इज योर सीपेज। तो क्या क्या हो गया, फाउंडेशन बनाया तो डीप एंड शैलो फाउंडेशन बोल दिया, शियर स्ट्रेंथ चेक लगाना था तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल बोल दिया। आपके पास में ये हुआ क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी कंसोलिडेशन हुआ होगा, वर्टिकल स्ट्रेस आपके पास में आ रहा होगा। एक आपके पास में ये कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन से रिलेटेड ही होता है क्या, दैट इज योर कॉम्पैक्शन नाम का एक टर्म आता है, कॉम्पैक्शन यहां पर हुआ होगा। तो कुछ टॉपिक आपके पास निकल के आ गए। अब और आगे चलो, तुम बोलते थे यहां पर सॉइल की बात करी तुमने, किसकी बात करी, सॉइल की बात करी। तो क्या ये बताओ कि जब भी तुम्हें कोई साइट मिलेगी तो हर बार तुम्हें सॉइल सेम मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, सॉइल आपके पास में कुछ अलग अलग होगी। तो एक टॉपिक तुम्हारे पास में यहां पर ऐड हो जाता है दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्या ऐड हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आपके पास में एक टॉपिक यहां पर ऐड हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल की बात कर ली, इसके बिहेवियर की बात कर रहे थे, तुम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे सॉइल का बिहेवियर, तो सॉइल का बिहेवियर और कुछ नहीं, तुम यहां पर पढ़ लेते हो क्या, दैट इज योर कंसिस्टेंसी लिमिट्स। जो सॉइल का बिहेवियर वहां पर थोड़ा सा बता देते हैं, सॉइल के बिहेवियर के बारे में बता दिया, क्लासिफिकेशन करवा दिया, आपने वर्टिकल स्ट्रेसेस की बात कर दी, कंप्रेसिबिलिटी की बात कर दी, कॉम्पैक्शन की बात कर दी, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल की बात कर दी। कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कि एक आ जाता है, आप स्लोप हिली टेरेन वगैरह देखा होगा, रोलिंग टेरेन वगैरह देखा होगा, तो वहां पर आपको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप चेक करना होता है कि जो भी आप स्लोप को स्टेबल करने के लिए काम करोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप आपके पास एक टॉपिक इंटर कर जाता है। आप कभी कभी वहां पर हिल के पास से वैसे रोड से निकलते हो तो आप देखते हो कि साइड में एक वॉल खड़ा हुआ है, वॉल के पीछे हिल की जो मिट्टी है, पहाड़ की जो मिट्टी है वो उसको रिटेन करता है, तो वो भी उसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, जिसको आप पढ़ते हो किसमें, अर्थ प्रेशर थ्योरीज में, उसको पढ़ लेते हो तुम, तुम्हारे पास में कहां पर, अर्थ प्रेशर थ्योरीज में पढ़ लेते हो। तो ये सारी चीजें तो तुमने यहां पर देख ली। बात किसकी कर रहे थे, बात कर रहे थे सॉइल की, और बात कर रहे थे सॉइल की, तो पहले ये तो पता लगा लो कि ये सॉइल आपके पास में आया कहां से। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा दैट इज योर ओरिजिन ऑफ द सॉइल। तो कुछ इस हिसाब से टॉपिक निकलते हैं। दो माइनर टॉपिक और यहां पर ऐड होते हैं। एक आ जाता है आपके पास में दैट इज योर सॉइल एक्सप्लोरेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन। ये जो तुम सॉइल उठा के लेके आ गए ना, बिना किसी से पूछे, गए साइड पर जाके सॉइल निकाल के ले आ गए, सैंपल लेके आ गए, उसको पढ़ लेते हो तुम्हारे पास में सॉइल एक्सप्लोरेशन में। और यहीं पर एक और टॉपिक पढ़ोगे दैट इज योर एक्सपेंसिव सॉइल। क्या पढ़ोगे, एक्सपेंसिव सॉइल। तो कुछ इस हिसाब का ये आपके पास में क्या होता है, ये पूरे के पूरे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है। और अब एक बार वापस से रिलेट करता हूं तो चीजों को आराम से समझना, ठीक है। तुम जाते हो किसी भी साइट में, तुमने वहां पर तुमको देना था फाउंडेशन, तो टॉपिक आ गया तुम्हारे पास में दैट इज योर डीप एंड शैलो फाउंडेशन। दो टाइप का फाउंडेशन यहां पर देते हो तुम, ठीक है। अब यहां पर ये फाउंडेशन रुकेगा, बिल्डिंग लोड कैरी कर पाएगी कि नहीं, ये डिपेंड करेगा जो भी आपके पास में यहां पर सॉइल होगी, कि ये सॉइल कितना लोड वहां पर बियर कर सकती है। तो इसको तुम चेक करोगे कैसे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल को लेके। अब शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल सॉइल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगी, उसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगी। तो सॉइल के बिहेवियर को पढ़ लेना तुम कंसिस्टेंसी लिमिट्स में और क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल में। साथ में पानी जो फ्लो करेगा तो पानी की वजह से जो बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ लेना, परमेबिलिटी पढ़ लेना और सीपेज पढ़ लेना, ठीक है। सॉइल में फेलियर हुआ होगा, फेलियर होने का मतलब कुछ सेटलमेंट हुआ होगा, और जब ये बिल्डिंग को सेटल करी होगी तो पढ़ लेना तुम वहां पर कॉम्पैक्शन को, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन को, ठीक है। तो ये जो सॉइल में तो स्ट्रेस चल ही रहे थे पानी की वजह से, कुछ ऊपर से स्ट्रेस आ रहे थे, तो उसको पढ़ लेना तुम, तुम्हारे पास में वर्टिकल स्ट्रेसेस इन द सॉइल में, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल बिल्डिंग से रिलेटेड। अब आपके पास में कोई स्लोप है, उसकी स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर लेना स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में, और अगर रिटेनिंग वॉल वगैरह डिजाइन करना तो उसको पढ़ लेना अर्थ प्रेशर थ्योरीज में। दो माइनर टॉपिक है आपके पास में, सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल, आपके पास में सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंसिव सॉइल, तो उसको वहां पर देख लेंगे। और इन सब चीजों को तब देखोगे जब तुम्हें पता होगा कि आपके पास में सॉइल का ओरिजिन कहां से हुआ था।
तो आपके पास कुछ ये था सिलेबस का इंट्रोडक्शन। तो हम एक एक करके सारी के सारे टॉपिक उठाएंगे, एक एक करके वहां पर अलग अलग टॉपिक पे जाएंगे। सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ द सॉइल देख लेते हैं। ऑरिजिन ऑफ द सॉइल में हम देखेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वहां पर क्या क्या स्टेप वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद देखेंगे कितने टाइप का वहां पर सॉइल होता है। ओके, उसके बाद में हम उसकी बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। एक बार बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टीज पता चली, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, कंसिस्टेंसी लिमिट देखेंगे। उसके बाद में उसमें जो पानी फ्लो कर रहा है बीच में से, उसको परमेबिलिटी को एनालिसिस करेंगे, उसकी वजह से जो इफेक्टिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसके बारे में देखेंगे, साथ में सीपेज के बारे में देखेंगे। बाद में कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी को देख लेंगे, वर्टिकल स्ट्रेस को देखेंगे, शियर स्ट्रेंथ को देखेंगे, स्टेबिलिटी, अर्थ प्रेशर, डीप एंड शैलो फाउंडेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंसिव सॉइल के साथ में वहां पर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को खत्म कर रहे होंगे। वैसे अगर तुम सोचो इसके बारे में, जियोटेक इंजीनियरिंग के बारे में, तो वैसे तुम्हें बहुत टफ सब्जेक्ट लगेगा, बट यहां पर जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे चीजों को, जो चीजें आपको दिख रही हैं। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी खास बात यही है कि चीजें हमको दिखाई देती हैं, और एक बार हमको चीजें दिखाई देती हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं। इमेजिनेशन कुछ भी हो सकता है, इमेजिनेशन कुछ भी हो सकता है। अभी मैं यहां से स्कूल जाता हूं, मैं यहां से कॉलेज जाता हूं, तो मेरा दिमाग में इमेजिनेशन कुछ भी हो सकता है, बट क्या पता है कि हाँ स्कूल दिख रहा है, वहां जाना है और हाँ मैं इसको जाना है। रास्ता कैसा भी हो सकता है, रास्ता आपके पास में वहां पर राउंड भी हो सकता है, आपके पास स्ट्रेट भी हो सकता है, वो आपका इमेजिनेशन है, वो आप वहां पर सोचोगे, बट कैसे रिलेट करना है वो चीज मैं यहां पर बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अब यहां पर एक एक टॉपिक उठाते हैं और उसको स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहला टॉपिक में हम जाएंगे, दैट इज योर ऑरिजिन ऑफ द सॉइल। सबसे पहला टॉपिक आता है ऑरिजिन ऑफ द सॉइल, और ऑरिजिन ऑफ द सॉइल को अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट आएंगे, छोटे छोटे से वर्ड आएंगे, बस उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वही वन लाइनर होते हैं और वही वहां पर पूछेगा। तो सबसे पहला ऑरिजिन ऑफ द सॉइल जो है, ऑरिजिन ऑफ द सॉइल के भी पहले एक स्टेटमेंट है कि सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, आप क्या बोलते हो, आपके पास एक वर्ड आता है पैडोजेनेसिस। क्या वर्ड आता है आपके पास में, दैट इज योर PEDOGENESIS। पैडोजेनेसिस एक ये वर्ड आता है, और इसका मतलब होता है, ये किसको बोलते हैं, दैट इज योर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को आप वहां पर नाम देते हैं पैडोजेनेसिस। तो बस एक ये सबसे पहला पॉइंट, जियोटेक का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट वहां पर याद रखिएगा। तो पैडोजेनेसिस का मतलब क्या है कि सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको आपने बोल दिया पैडोजेनेसिस। और अब आप वापस बैक टू टॉपिक आते हैं ऑरिजिन ऑफ द सॉइल में। तो सॉइल का फॉर्मेशन कहां से होगा, तो सॉइल का फॉर्मेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये एक एंड टू एंड प्रोसेस है, कि यहां पर आपने क्या किया, चाय बनाना स्टार्ट किया, तो आपने वहां पर चाय बनाना स्टार्ट किया, तो भैया चाय बनाया उसको और चाय बना के छान के चाय पी के खत्म कर दिया, प्रोसेस खत्म हो गया। तो क्या सॉइल का प्रोसेस एक एंड टू एंड प्रोसेस है, या फिर यहां पर ये एक साइक्लिक प्रोसेस है? क्या ये बताओ कि क्या सॉइल का फॉर्मेशन कभी बंद होते देखा है? अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होके अगर यहां पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस दूसरे पॉइंट पर खत्म हो जाएगा, तो क्या सॉइल का प्रोसेस तुमने बोल दिया कि यहां से स्टार्ट होके यहां खत्म हो गया और इसके बाद में सॉइल का कुछ नहीं बचा, बस वहां पर प्रोसेस खत्म है? तो ये बताओ एक दिन ऐसा भी तो आ सकता है इस दुनिया में कि सारा का सारा सॉइल बन के खत्म हो जाए, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए सॉइल का ये जो प्रोसेस है, ये जो भी आपके पास में जियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। और इस साइक्लिक प्रोसेस में 4 स्टेप यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक होता है आपके पास में, दैट इज योर इरोजन। इरोजन के बाद आपके पास में दूसरा एक स्टेप आता है, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक आपके पास में आता है, दैट इज योर डिपोजिशन। और डिपोजिशन के बाद आपके पास में आता है, दैट इज योर अपहीवल। और अपहीवल के बाद वापस हम इंटर कर जाते हैं किस फेज में? इरोजन फेज में। तो 4 कुल मिला के फेज आपको देखने को मिलेंगे जब तुम ऑरिजिन की बात करते हो, जब तुम इसके फॉर्मेशन की बात करते हो। सबसे पहला एक है आपके पास में इरोजन ऑफ द सॉइल, दूसरा है आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल, तीसरा है आपके पास में डिपोजिशन ऑफ द सॉइल, और चौथा है आपके पास में, दैट इज योर अपहीवल। अपहीवल मतलब चीजें इकट्ठा होकर एक सिग्निफिकेंट मास बन जाए, सिग्निफिकेंट मास बन जाएगा तो वो वापस इरोजन फेज में इंटर कर जाएगा, वो तो बात की बात है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तुम ये समझो कि 4 स्टेप कौन से हैं, पहला इरोजन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा डिपोजिशन, चौथा अपहीवल। अब एक एक को उठाते हैं और नॉर्मली समझ लेते हैं कि अगर मैं बोल दूं कि मान लो कि एक जनरल एग्जांपल की, मान लो ये कोई भी हिली एरिया है, कोई भी ये हिली टेरन है, पहाड़ वगैरह है आपके पास में, तो जब यहां पर कोई भी आपके पास में पहाड़ है,
हवा चल रही होगी, हवा चलेगी, बारिश होगी, तो आपके पास में यहां पर अटैकिंग एजेंसी हो गई, एयर वाटर अटैकिंग एजेंसी हुआ। तो यहां से क्या होगा, सॉइल जो है वो इस यहां पर बड़ी जो रॉक होगी उससे सॉइल वहां पर उसके टुकड़े होंगे रॉक के, तो आपने बोल दिया सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। तो जब यहां पर इससे टूट के सॉइल पार्टिकल निकले, इससे डिसइंटीग्रेट होके पार्टिकल निकले, रॉक के पार्टिकल निकले, तो तुमने इसको बोल दिया इरोजन। कैसे हुआ, यहां पर अटैक किया किसने, पानी और हवा ने। नॉर्मली अभी बोल दो, अभी समझने के लिए सिर्फ पानी और हवा को बोल दो। तो तुमने बोला कि जब इन्होंने अटैक किया तो ये यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल के टाइप से यहां पर टूट के यहां पर गिरे। तो जब इसके बाद ये आपके पास पार्टिकल अलग हुए, उस फेज को बोला आपने इरोजन। उसके बाद हो सकता है कि ये वहीं पर रुक जाए, या ये भी हो सकता है वाटर अपने साथ इनको कैरी करके क्या करे, इनको ट्रांसपोर्ट कर जाए। तो किस फेज की बात हो गई, ट्रांसपोर्टेशन फेज की बात हो गई। दूसरा फेज कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन, आपने यहां पर बोल दिया। और आगे चलो, ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये जाके कहीं पर इकट्ठा होते जाएंगे, तो बोल दिया कि ये मान लो यहां पर इकट्ठा होते जा रहे थे, इकट्ठा होने को आपने क्या बोल दिया, डिपॉजिट जमते जा रहे हैं, तुमने बोल दिया डिपोजिशन हो गया। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। और जब ये डिपोजिशन इतना सिग्निफिकेंट हो जाए कि आपके पास में ये इतना बड़ा सॉइल मास बन जाए कि वापस से ये किसके नजर में आ जाए, इस एयर वाटर की नजर में आ जाए, हवा पानी के चक्कर में आ जाए, और वापस इसमें अटैक होने लगे और इसका वापस से इरोजन होने लगे, तो वो अपहीवल, ये जो आपके पास सिग्निफिकेंट मास बना, इसको आपने बोल दिया अपहीवल। और आपके पास इसका जब इरोजन हुआ तो वापस वो इरोजन के फेस में इंटर कर गया। तो ये एक नॉर्मल तरीका था आपको समझाने के लिए, एक नॉर्मल डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं कि ये यहां पर हिल है, कोई भी पहाड़ है, आपके पास बारिश हुई तो यहां पर उससे जो भी रॉक था उसके टुकड़े हुए, इरोजन कहला गया। उसको पानी अपने साथ लेके गया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कहला गया। धीरे धीरे वो कहीं पर इकट्ठा हुआ, डिपोजिशन कहला गया। एक सिग्निफिकेंट मास बन गया, अपहीवल हो गया, वापस से कहां पर इंटर कर गया, इरोजन के फेस में इंटर कर गया। तो ये चार प्रोसेस है, ये चार स्टेप हैं, और जो पूरा का पूरा साइक्लिक है, इसीलिए सॉइल का फॉर्मेशन कभी बंद नहीं होगा। सॉइल का फॉर्मेशन कभी बंद नहीं होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से वापस पहले, कुछ इस तरीके से वहां पर मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। इसे तो ये सबसे पहली बात थी किसकी, ये सबसे पहली बात थी आपके पास में किसकी, चारों साइक्लिक फेज की, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल। और अब एक एक फेज को उठाते हैं वहां पर और उसके बारे में वहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आता है आपके पास में, दैट इज योर इरोजन। इरोजन, इरोजन की हम यहां पर बात स्टार्ट करते हैं। तो इरोजन बोला, इरोजन मतलब इरोड होना, इरोड मतलब वहां पर उसके टुकड़े टुकड़े होना, और इसी को आप एक और नाम से जानते हो, आप बोल देते हो इसको क्या, दैट इज योर वेदरिंग। क्या बोल देते हो आपके पास में, वेदरिंग, यहां पर इसको बोल देते हो। आपने बोला कि इरोजन बोल दो या वेदरिंग बोल दो, बात बराबर है। तो वेदरिंग आपके पास में आप पढ़ते हो, दो टाइप की वेदरिंग आप यहां पर देखते हो, एक होती है आपके पास में फिजिकल वेदरिंग और एक होती है आपके पास में दैट इज योर केमिकल वेदरिंग। दो टाइप की वेदरिंग यहां पर आप पढ़ते हो जनरली, कि आपने बोला कि इरोजन, इरोजन मतलब वेदरिंग, वेदरिंग होती है दो टाइप की, एक हो गई फिजिकल और एक हो गई केमिकल। और अब इनके बीच में हम यहां पर डिफरेंस देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखो, एक बड़ा पार्टिकल है, कोई भी एक बड़ा पार्टिकल है, मान लो कि कोई भी एक यहां पर ये क्या है, रॉक है, और इस रॉक से मान लो कि यहां पर इस सॉइल का फॉर्मेशन यहां पर होता है। मैंने बोल दिया कि ये क्या बन गई, यहां पर सॉइल बन गई। तो अगर वहां पर इसका सॉइल का कंपोजिशन आपके पास में रॉक हो गई, उसकी पेरेंट रॉक हो गई, अगर वहां पर इस सॉइल का कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन अगर रॉक के पेरेंट रॉक के जैसा ही है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। सबसे मेन डिफरेंस है, सबसे मेन डिफरेंस बता रहा हूं कि आपके पास में जिस बेसिस पर तुम डिसाइड करते हो, जिस बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हो, क्या है कि आपके पास में जो भी रिजल्टेंट सॉइल है, कौन सी सॉइल है, जो भी रिजल्टेंट सॉइल है, उसका जो आपके पास में मिनरल कंपोजिशन होगा वो सेम टू सेम होगा, किसके जैसा, वो सेम टू सेम होगा आपके पास में पेरेंट रॉक के जैसा। तो आप बोल देते हो फिजिकल वेदरिंग हुई है। कहने का मतलब एक पत्थर के दो टुकड़े हुए, दो पत्थर बने, बट दो पत्थर जो बने उनका प्रॉपर्टी जो पहला वाला पत्थर था उसके जैसा है। तो हमने बोल दिया रिजल्टेंट सॉइल और पेरेंट रॉक का मिनरल कंपोजिशन अगर सेम टू सेम है तो फिजिकल वेदरिंग होगा। बट केमिकल में नहीं होता।
केमिकल में जो ये रिजल्टेंट सॉइल बनी, इसके जो मिनरल कंपोजिशन है, इसके जो मिनरल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो आप यहां पर इसके लिए बोल देते हो कि दैट इज योर मिनरल चेंजेस, मिनरल चेंजेस। और आपके पास में वो पेरेंट रॉक के जैसे वहां पर नहीं होते, पेरेंट रॉक से मैच नहीं करते। तो ये हुआ आपके पास में केमिकल। तो क्योंकि केमिकल बोला तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी। यहां पर तो सीधे एक पत्थर को तोड़ के दो टुकड़े बना दिए, काम खत्म हो गया। बट यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी जिसकी वजह से मिनरल कंपोजिशन चेंज हुआ। नहीं तो मिनरल कंपोजिशन को क्या था फर्क, वो थोड़ी ना है भाई, इंसान थोड़ी ना है कि बदल जाएगा, वो तो कुछ प्रोसेस हुआ होगा तो बदलेगा। तो बात समझते हो कि नहीं समझते हो कि आपके पास में फिजिकल का मतलब समझे, दोनों का प्रॉपर्टी सेम, दोनों का मिनरल कंपोजिशन सेम। यहां पर मिनरल कंपोजिशन पेरेंट रॉक का और इसका अलग अलग हो जाएगा। तो ये सबसे पहली चीज हुई। ठीक, और आगे चलो। जनरली जो फिजिकल के जो आपके पास में फिजिकल वेदरिंग की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल वेदरिंग से जो भी सॉइल बनेगी वो आपके पास में बल्की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, बल्की फॉर्म में होती है। बल्की फॉर्म मतलब एक वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर बल्की फॉर्म नहीं मिलता आपको, यहां पर इसका प्लेट लाइक फॉर्म यहां पर देखने को मिलता है, प्लेट लाइक फॉर्म देखने को मिलता है। इसके अलावा भी तुम स्ट्रक्चर की बात भी कर सकते हो। फिजिकल वेदरिंग की जो सॉइल बनती है, फिजिकल वेदरिंग के बाद जो सॉइल बनती है वो आपके पास में अलग अलग शेप की हो सकती है। वो वहां पर राउंडेड हो सकती है, वो वहां पर फ्लैट हो सकती है, वो वहां पर एलोंगेटेड हो सकती है। बट यहां पर अगर बात करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसी देखने को मिलेगी, प्लेट लाइक फॉर्म में मिलेगी। आपके पास में कुछ ये पेन टाइप का स्ट्रक्चर, आपको प्लेट लाइक टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तीसरा जो डिफरेंस बताऊंगा इससे तुमको सारी पिक्चर क्लियर होगी। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल होता है ग्रेवल एंड सैंड। इसका जो एग्जाम्पल होता है दैट इज योर क्ले। तो अभी तो हो सकता है तुमने जियोटेक्निकल को अगर पहले कभी ना देखा होगा तो इनके बीच में डिफरेंस ना समझ में आए, बट अगर तुम इसको पहले से जानते हो तो तुम्हें पता है कि क्ले साइज पार्टिकल बहुत फाइन पार्टिकल होता है। क्ले साइज पार्टिकल क्या होता है, लेस देन 2 माइक्रोन का जो साइज का पार्टिकल होता है उसको क्ले पार्टिकल बोलते हैं। और सैंड वगैरह आपके पास में 75 माइक्रोन से ऊपर के पार्टिकल होते हैं, ये बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो फिजिकल वेदरिंग के जो सॉइल बनती है वो आपके पास में बड़े साइज की सॉइल बनती है। और आपके पास अगर केमिकल वेदरिंग के रिजल्ट की बात करें तो वो वहां पर क्ले साइज पार्टिकल, फाइन पार्टिकल बनती है। और बिल्कुल सीधी सी बात है, तुम खुद बोल रहे हो यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या कभी ऐसा केमिकल रिएक्शन देखे हो क्या कि आपके पास में एक पहाड़ था, उसके बाजू में एक और पहाड़ था, एक हिल है, उसके बाजू में एक और हिल है, उनने आपस में रिएक्शन किया और एक तीसरा हिल बना दिया? अरे ऐसा रिएक्शन नहीं होता भाई। आपके पास एक सॉइल रख दी तुमने, एक उसके बाजू में सॉइल रख दिया, तो दोनों को वहां पर रख दिया, तुमने बोला कि इनको मिलके ये इतना बड़ा सॉइल बन गया। अरे हो ही नहीं सकता। केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो फाइन पार्टिकल आपके पास में कुल मिला के जैसे प्रेसिपिटेट टाइप चीजें है ना, वैसा कुछ बन रहा होगा। तो आप इसीलिए बोलते हो केमिकल का रिजल्टेंट कौन, क्ले पार्टिकल। आपके पास फिजिकल का रिजल्टेंट कौन, ग्रेवल एंड सैंड पार्टिकल। और जब इतनी बात हो गई तो आपके पास में यहां पर स्ट्रक्चर की बात भी कर लो कि यहां पर जनरली इस सॉइल में स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है। तो यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, एक पार्टिकल दूसरे के टच में होगा, दूसरा तीसरे के टच में, तीसरा चौथे के टच में, मतलब पार्टिकल आप एक दूसरे के वहां पर नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट में होंगे। ये लोड इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा और बात आगे निकल जाएगी। यहीं पर बात करते तुम क्ले पार्टिकल की, तो क्ले पार्टिकल में सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। यहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं। कौन से फोर्स, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं जो वहां पर आपके पास में स्ट्रक्चर बनाते हैं। लाइक आपके पास में डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो देखेंगे हम सी आगे जाके आएंगे, ठीक है, वो उसके बारे में हम देखेंगे आगे जाके, सारे स्ट्रक्चर में सब पढ़ेंगे। तो यहां पर आपके पास में सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर रोल प्ले करते हैं, तो वहां पर स्ट्रक्चर भी हमको उसी हिसाब से दिखाई देता है। तो ये सबसे पहली बात हो गई किसकी, किस वाले फेज की, इरोजन वाले फेज की बात हो गई या वेदरिंग वाले फेज की बात हो गई। आपने बोल दिया कि फिजिकल वेदरिंग बोल दिया, केमिकल वेदरिंग बोल दिया। फिजिकल वेदरिंग आपके पास में रिजल्टेंट सॉइल, पेरेंट रॉक, बल्की फॉर्म, और रिजल्टेंट सॉइल और पेरेंट रॉक का मिनरल कंपोजिशन सेम, बल्की फॉर्म हो गया, राउंड फ्लैट इलोंगेटेड टाइप का हो गया, ग्रेवल सैंड एग्जांपल हो गया, सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर हो गया। सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर में यहां पर ग्रेविटी फोर्स मेजर रोल प्ले करता है। कौन सा रोल प्ले करता है, ग्रेविटी फोर्स मेजर रोल प्ले करता है। यहां की बात करोगे तो आपके पास केमिकल वेदरिंग में मिनरल चेंजेस है, प्लेट लाइक मिनरल चेंज हो जाता है, पेरेंट रॉक का अलग होता है,
रिजल्टेंट सॉइल का अलग होता है, प्लेट लाइक फॉर्म में होते हैं, क्ले पार्टिकल होते हैं, कुछ इस तरीके के नॉर्मल प्लेट लाइक फॉर्म होते हैं, क्ले पार्टिकल है, सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास में कौन सा, इरोजन के बारे में बातें। दो वर्ड के बारे में बात और सुनो, दो वर्ड आप वहां पर आगे जाके सुनोगे। एक टर्म सुनते हो तुम कौन सा, दैट इज योर रेसिडुअल सॉइल, और एक टर्म आपके पास में सुनते हो कौन सा, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। दो टर्म आपके पास में यहां पर सुनोगे। तो रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या फर्क है, तो बिल्कुल सिंपल सा फर्क ये है कि जब पेरेंट रॉक मतलब बोल दें कि ये है आपके पास पेरेंट रॉक, और इसका जो रिजल्टेंट सॉइल बने वो इसके ऊपर ही रह जाए, मतलब वो वहां पर मूवमेंट ना करे। मतलब एक सॉइल बनी तो वो वहां पर जिस वाली आपके पास रॉक से बनी वो वहां पर उसको छोड़ के कहीं और ना जाए, वहीं पर उसका डिपोजिशन हो जाए, तो उसको बोल देते हैं रेसिडुअल सॉइल। और अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, लाइक यहां से आपके पास में ट्रांसपोर्ट होकर यहां जा रहा था, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए तो तुम उसको बोल दोगे कौन सा सॉइल, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अगर आपके पास में रिजल्टेंट सॉइल वहीं रह गई तो आपने बोल दिया रेसिडुअल सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो दैट इज योर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और इसके बाद में हम जाएंगे अब किस फेज में, पहला फेज कंप्लीट होता है दैट इज योर इरोजन, सेकंड फेज की तरफ जा रहे होंगे दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन।